में से कई लोगों के पास फॉर्म 16 आ गया होगा और अब आप लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तैयारी कर रहे होंगे। कई लोगों ने फाइल करना शुरू भी कर दिया होगा, भले ही तारीख इसकी बढ़ गई हो, लेकिन इसमें कई सारे उलझनें आ रही होंगी। आपको ना सिर्फ ऐसी उलझन बल्कि टैक्स से जुड़ी ऐसी हर उलझन को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स ग्रुप, जहां हम टैक्स के नियमों के मुताबिक ना सिर्फ टैक्स की उलझनों को दूर करते हैं बल्कि टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और शो में इस वक्त हमारे साथ होंगे कोई और नहीं बल्कि अहमदाबाद से जुड़े हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब। मुकेश पटेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मुकेश पटेल साहब के साथ मिलकर के हम लोग आपको कई सारे ऐसी बातें बताएंगे जो आमतौर पर लोग नहीं जान पाते हैं। जैसे इस एपिसोड में आपको बताएंगे कि अगर आपने नई टैक्स रिजिम को चुन लिया है और आपको घर या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी से रेंट का इनकम हो रहा है तो क्या आपको रिबेट मिलेगा क्योंकि आप नई इनकम टैक्स रिजिम में हैं? तो ये बड़ा ही अनसुलझा सवाल है। ऐसे आपको ये भी है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख तो बढ़ गई है, लेकिन इसमें एडवांस टैक्स देने वालों को बड़ा पेंच है। वो पेंच क्या है ये आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ एक और चीज़ है, कई लोग पूछ रहे हैं कि इंश्योरेंस का पॉलिसी मैच्योर हो जाती है तो जो पैसा आता है उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा क्या? और ये सिर्फ 3 बातें नहीं, ऐसी कई सारी बातें हैं जो अगले आधे घंटे तक आपको बताने वाला हूं। तो कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ऐसी बातें और ऐसी बेहतरीन बातें आपको कहीं देखने को मिलेंगी नहीं। तो शुरुआत सबसे पहले आपको करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग को लेकर के। सरकार ने इसकी तारीख को आगे बढ़ा दिया है। अब तारीख आगे तो बढ़ गई है, तो आगे बढ़ गई तो अब कई लोग ये पूछते हैं तारीख तो आगे बढ़ गई तो क्या वो जो बढ़ने के बाद जो पेनल्टी होता था, लेट फाइन होता था, वो सब तो नहीं देना पड़ेगा ना 15 जुलाई के बाद भी? और कई लोग ये पूछते हैं कि एडवांस टैक्स वाले मामले का क्या हुआ। तो पहले इस पर क्लैरिटी ले लेते हैं, फिर शो में आगे बढ़ेंगे। मुकेश पटेल साहब, ये जो रिटर्न फाइलिंग की तारीख बढ़ी है इसमें 2-3 चीज़ें बड़ा महत्वपूर्ण है। पहली बात कि जैसे पहले होता था कि आप नहीं फाइल किए 15 जुलाई तक तो फिर आपको जो है पेनल्टी देना पड़ता था रोजाना, उस पर आपको इंटरेस्ट भी लगता था। तो पहली क्लैरिटी तो दे दीजिए दर्शकों कि ये सब तो अब नहीं रहने वाला है ना? लक्ष्मण जी, जो इफेक्टिव डेट है जो रेगुलर हुआ करती थी वो 31 जुलाई है। 31 जुलाई, 31 जुलाई। और हालांकि जैसे वित्तीय वर्ष 24-25 जो पूरा हुआ, असेसमेंट ईयर 25-26 का रेगुलर आईटीआर जो जिनको फाइल करना था उनके लिए ड्यू डेट होने वाली थी 31 जुलाई 2025। हालांकि इस बार काफी संशोधन किए गए आईटीआर्स में, तो लोगों को दुविधा न हो इसलिए बोर्ड ने काफी अरसे पहले ही एक क्लैरिफिकेशन ला दिया कि भाई हम आईटीआर फाइल करने की जो डेडलाइन है उसको 15 सितंबर 2025 तक करते हैं। तो आपको सीधा जो जुलाई एंड में था उसके जगह आपको अगस्त के 31 दिन और 15 दिन, माना 1.5 महीने का टाइम और दिया गया है। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि लेट फाइल आप करते हैं रिटर्न तो उसको जो ड्यू डेट होती है उसके संदर्भ से गिना जाता है। और उसके संदर्भ से आपको 2 चीजें लग सकती है। एक तो आपको अगर कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरना होता है तो वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने लेट भरा ड्यू डेट के बाद, तो प्रति माह से फॉर एवरी मंथ 1% इंटरेस्ट उसका लगता था जो आपका टैक्स भरना है। और उसमें आइदर अ फुल मंथ और इवन अ पार्ट ऑफ अ मंथ इज कंसिडर्ड एज अ फुल मंथ। एक दिन भी आपने लेट किया तो पूरे 1 महीने का ब्याज लगता था। तो एक तो सबसे पहले लेट फाइलिंग इंटरेस्ट के लिए हम क्लैरिफाई कर दें कि 15 सितंबर तक ड्यू डेट को एक्सटेंड की गई है, तो आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरना है तो लेट फाइलिंग का जो इंटरेस्ट है 234A का वो नहीं लगेगा। ठीक है। और एक जो आपने बताई एक फी होती है फॉर लेट फाइलिंग, उसको आप पेनल्टी मानिए, फी कहिए, जो भी। अगर 5 लाख से आपका कम आईटीआर है टोटल इनकम वाला तो 1000, और 5 लाख के ऊपर है तो एक दिन भी आपने लेट किया, टैक्स नहीं भी भरना है, रिफंड लेना है, पर लेट करने के कारण आपको 5000 का जुर्माना लगेगा। तो ये जुर्माना जो लेट फाइलिंग फी है
उसमें से भी आपको मुक्ति दी गई है अप टू 15 सितंबर। लेकिन ये साफ कर दीजिए, लेकिन ये साफ कर दीजिए मुकेश पटेल साहब, ये भी साफ कर दीजिए कि ये 15 सितंबर तक की मोहलत दी गई है, उसके बाद करेगा तो फिर तो आपको ये दोनों चीजें आपको देनी पड़ जाएगी, ये साफ होनी चाहिए। अब एक सवाल और है, ये बिल्कुल पक्का रखना है। एक सवाल और है कि ठीक है, रिटर्न फाइलिंग की तारीख बढ़ा दी आपने, पेनल्टी नहीं लेंगे, जुर्माना नहीं लेंगे, लेट फी नहीं लेंगे, सब तो अच्छी बात है, लेकिन एडवांस टैक्स वालों का एक बड़ा पेच है। कई लोग पूछे एडवांस टैक्स जो भरते उनका क्या होगा? लक्ष्मण जी, ये एक ऐसा गूगली है, अगर आप इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो आपको ये भारी पड़ सकता है। आपको ये ध्यान रखना है कि एडवांस टैक्स का आपका डिफॉल्ट होता है तो उसमें 234B के तहत अप्रैल से शुरू करके 1 अप्रैल से शुरू करके एवरी मंथ 1% इंटरेस्ट लगता है। अब समझिए, आपका 1 लाख रुपए का टैक्स भरने का था, उसमें से आपने वित्तीय वर्ष में 50,000 टीडीएस और एडवांस टैक्स के हिसाब से भरा, 50,000 आपका बाकी रह गया। तो स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल एवरी मंथ आपको 1% ऑफ वो 50,000 बना 500 रुपया जो है प्रति मास आपको चढ़ता है। अब आप ये मानेंगे कि भाई ये एक्सटेंशन हुआ इसलिए मेरा एडवांस टैक्स का माना जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स के तौर से भरना है, जो एडवांस टैक्स आप नहीं भर पाए, वो पैसा आप 15 सितंबर तक भरेंगे तो उस पर आपको इंटरेस्ट में माफी मिलेगी? तो जवाब है ना, क्योंकि 234B के इंटरेस्ट में कोई भी रिलीफ दी नहीं गई है, ये खास ख्याल रखना है। इसलिए आप ध्यान में रखिए कि आपको अगर बड़ा अमाउंट सेल्फ असेसमेंट में भरना है तो सितंबर तक वेट करने की जगह आप अभी भर दें, वो आपके हित में है, क्योंकि आप 2 महीने का इंटरेस्ट बचा पाएंगे। अगर जून में भरेंगे तो जुलाई और अगस्त का और इवन सितंबर का आपका इंटरेस्ट बच जाएगा, अदरवाइज 3 महीने का आपको इंटरेस्ट लग जाएगा। ये बड़ा ही काम की बात आपने बताई, क्योंकि जब लोगों ने ये सुना कि रिटर्न फाइलिंग की तारीख बढ़ गई है तो समझ लिए सब कुछ की बढ़ गई, अब हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं लगी। एडवांस टैक्स वालों को ले जो गूगली है वो ध्यान नहीं दिया मुकेश पटेल साहब की बातों पर, तो बाद में पछताएगा, फिर आएगा टैक्स गुरु पर तो हम भी शायद कुछ नहीं कर पाएंगे, तो इसका ध्यान रखिएगा। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। चलते हैं मुंबई। सबसे पहले दीपक कार्णिक जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक जी नमस्कार, क्या सवाल? नमस्कार जी। तो मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मेरे को तो एडवांस टैक्स नहीं देना पड़ता है, ओनली सेल्फ असेसमेंट टैक्स है। अच्छी बात है। है। यही क्लैरिफिकेशन करना था कि अभी रिटर्न फाइलिंग डेट तो 1.5 महीना बढ़ा दी है, लेकिन सेल्फ असेसमेंट का जो अमाउंट है उसमें इंटरेस्ट 1 अगस्त से चालू हो जाएगा कि आई कैन वेट टिल 15 सितंबर? अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। लक्ष्मण जी, इनके लिए दीपक जी जैसे सीनियर सिटीजन्स हैं, क्योंकि एडवांस टैक्स में एक विशेष रिलीफ सीनियर सिटीजन्स को दी गई है, उनको मुक्ति दी गई है कि अगर उनकी बिजनेस और प्रोफेशन की कोई इनकम नहीं है, केवल इन्वेस्टमेंट इनकम या सैलरी या अदर सोर्सेज वगैरह है, कैपिटल गेन्स, तो उनको एडवांस टैक्स नहीं भरना है। तो जब एडवांस टैक्स नहीं भरना है तो उनको 234B के इंटरेस्ट की, जो गूगली की हम बात कर रहे हैं ना, उसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उनको जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरना है, अगर वो 14 सितंबर तक भी भरते हैं, 15 सितंबर तक भी भरते हैं, तो उनको कोई चिंता का कारण नहीं है, उनको कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं लगेगा, ये उनको ख्याल रखें। बिल्कुल। दीपक जी, कोई कंफ्यूजन? satisfied हो गए, very much for the clarification. Thank you very much पटेल जी एंड लक्ष्मण जी। जी नमस्कार। थैंक यू सो मच हमसे संपर्क करने के लिए। चलते हैं मुंबई। मुंबई से आज बड़े कॉलर हैं, मुंबई चलते हैं। आशीष पाठक जी वहां पे हैं। आशीष जी, क्या कंफ्यूजन है? जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताएं। हाँ जी, बोलो भाई। सर, मेरा एक सवाल है, ये मैं अपने बेटे के अकाउंट में, जो एक माइनर है, उसके अकाउंट में हर साल कुछ पैसे जमा करता हूँ। नॉर्मली ये 1 लाख से कम होता है, बट ये जो पैसा है ये जाता है म्यूचुअल फंड में, SIP में। ठीक है। तो मेरा पहला ये क्वेश्चन था कि क्या मुझे अपने ITR में ये गिफ्ट के तरीके से दिखाना चाहिए या इसकी जरूरत नहीं है? दूसरा सवाल है सर कि जो पैसा जो बेटे के अकाउंट में म्यूचुअल फंड में जा रहा है, वो जब रिडीम करूंगा कैपिटल गेन होगा, तो ये किसके इनकम में ऐड होगा, मेरे इनकम में या मेरे वाइफ के इनकम में? क्योंकि वो अकाउंट अंडर गार्डियनशिप ऑफ मेरे वाइफ के गार्डियनशिप में खुला हुआ है।
हालांकि आप आशीष जी, एक सबसे अच्छी बात तो टैक्स की बातें तो मुकेश पटेल साहब आपको बताएंगे, लेकिन अच्छी बात कि अपने बच्चे के नाम पे अभी से सेविंग आपने शुरू कर दी है। अब बड़े अच्छे तरीका आपने एसआईपी को चुना है, तो ये तो अच्छा आपने कदम उठाया। लेकिन टैक्स वाली जो चिंता है वो दूर करवा देता हूँ मुकेश जी। बिल्कुल। आपके लिए जो आपके दो सवाल हैं, तो सबसे पहले तो जो आप अपने माइनर चाइल्ड के अकाउंट में जो पैसे जमा करते हैं उसमें गिफ्ट टैक्स की कोई आप फिक्र मत करिएगा, क्योंकि आपको ध्यान है कि जो सेक्शन 56(2) के तहत जो रिलेटिव्स में आपके बच्चे आ जाते हैं, उनको जब आप गिफ्ट देते हैं तो उसमें कोई टैक्सेबिलिटी का सवाल रहता नहीं है, आपको या आपके चाइल्ड को भी, जो गार्डियन आपकी वाइफ है। और इसका कोई रिपोर्टिंग आईटीआर में है नहीं, तो रिपोर्टिंग की भी आप चिंता छोड़ दीजिए। जो सेकंड पॉइंट है आपका कि जब आप इसको रिडीम करते हैं और इनकम होती है, तो आपको बिल्कुल सही ख्याल है कि वो इनकम का क्लबिंग होना है। तो सेक्शन 64 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, जो क्लबिंग ऑफ इनकम के संदर्भ में लागू की गई है, उसमें नियम ये है कि गार्डियन कौन है ये नहीं देखना है, लेकिन माता पिता दोनों में से जिसकी टैक्सेबल इनकम ज्यादा है उसके केस में ये माइनर की इनकम का क्लबिंग करना है। तो आपके केस में भले गार्डियन इज योर वाइफ, बट आपकी टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम ज्यादा है क्योंकि आप हायर रेट में आएंगे, तो ये जो आपको रिडेम्पशन के समय पे टैक्स भरना होगा, हालांकि कैपिटल गेन है तो एक फ्लैट रेट ऑफ टैक्स है, उसमें कोई रेट का डिफरेंस भी नहीं आएगा, पर वो टैक्स आपको अपनी इनकम में इंक्लूड करके उस पर गिनती करके टैक्स की जवाबदारी अदा करनी होगी। चलिए, अच्छा आपने बता दिया कि उसमें जब रिटर्न आएगा तो आपके इनकम में जोड़ा जाएगा, बाकी कोई और दिक्कत यहाँ पर है नहीं। आशीष जी ठीक है? जी सर, एक छोटा सा फॉलो ऑन क्वेश्चन था। हाँ, अगर मेरा बेटा मेजर हो जाता है उसके बाद अगर वो रिडीम करते हैं तो ये क्लबिंग फिर भी एप्लीकेबल होगा या दैट कैन बी इग्नोर्ड? एक्चुअली ये प्लानिंग का एक बहुत बढ़िया तरीका आपके क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको माइनर की अच्छी कैपिटल बनानी है और टैक्स को बीच में आपको उसका चैलेंज खड़ा नहीं करना है, तो एक ग्रोथ स्कीम में वो पैसे का निवेश कर दीजिए, और आपका बेटा या बेटी जब तक 18 साल का ना हो उसको ग्रो होने दीजिए। उसके बाद जब रिडेम्पशन होगा तो वो माइनर ही नहीं है, तो क्लबिंग का सवाल नहीं आएगा, उसका टैक्स उसमें लगेगा। तो आपको इट विल बी अ वंडरफुल वे ऑफ सेविंग टैक्स एंड टैक्स प्लानिंग। नहीं, मतलब फिर से समझा दीजिए, अगर बेटा माइनर से मेजर हो जाते हैं तो उस पे जो इंटरेस्ट आएगा या फिर जो रिटर्न मिल रहा होगा वो रिटर्न अब इनके खाते में नहीं जुड़ेगा। के केस में लक्ष्मण जी, ऑन द डेट द इनकम हैज अरीजन, यू हैव टू सी वेदर द चाइल्ड इज माइनर और मेजर। अगर जब इनकम होती है तब चाइल्ड मेजर है, तो भले उसका निवेश माइनॉरिटी में किया गया है, उसका एप्रिसिएशन या ग्रोथ उसके माइनॉरिटी में हुआ है, उसका हमें कोई बात नहीं आएगी। एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी वो एडल्ट है, मेजर है, इसलिए वो उसकी इनकम गिनी जाएगी, एंड दैट इज द परफेक्ट वे ऑफ टैक्स सेविंग। तो जिस दिन से ये इनकम गिनी जाएगी वो किस दिन से? जिस दिन से वो मेजर हो जाएगा उस दिन से। मैं एग्जांपल देकर आपको सवाल पूछता हूँ कि मान लिया इन्होंने एसआईपी दिया, उस एसआईपी पे 18 साल से पहले इनके बेटों को मान लिया 10 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स हुआ, चाहे लॉन्ग टर्म आमदनी हो गई, 10 लाख रुपए हो गया। जैसे ही 18 से शुरू होते जा रहे हैं तो वो 10 लाख और हो गया, मान लिया 2 साल में, तो 20 लाख रुपए हो गया। तो पूरे 20 लाख पे जो टैक्स की देनदारी बनेगी वो इन पर नहीं बनेगी, बेटे पे बनेगी। बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि जब रिडेम्पशन होता है तब बेटा है वो मेजर हो गया है, वो उसी की इनकम मानी जाएगी। वो इनकम कतई
वो अपने पेरेंट के केस में क्लब नहीं हो। चलिए, मैं तो आज आशीष जी आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके जरिए मैं भी टैक्स प्लानिंग सीख लिया। आपने इतना अच्छा सवाल पूछा, अब मुकेश पटेल जी ने जवाब दिया कि बहुत ही बेहतरीन टैक्स प्लानिंग। आशीष जी आपका धन्यवाद ये सवाल मेरे पास आने के लिए, और मेरे दर्शकों के पास ये सवाल, बाकी दर्शकों को बड़ा फायदा होगा। लेकिन चलते हैं अहमदाबाद। मुकेश पटेल साहब हों और अहमदाबाद से सवाल लाएं, ऐसा हो नहीं सकता है। राजकुमार अरोड़ा जी हमारे साथ हैं। राजकुमार अरोड़ा जी नमस्कार। नमस्कार जी। बताएं क्या सवाल है, आपके शहर के ही हैं मुकेश पटेल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बोलिए बोलिए। प्रोग्राम बहुत ही इंफॉर्मेटिव है जी तो धन्यवाद। सवाल 3 है छोटे छोटे। सीनियर सिटीजन के लिए जो टैक्स भरने की तारीख होती है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स और LTCG टैक्स, हाँ। ये फाइनेंशियल ईयर के लिए जो 31/7/25 की बजाय अब वो 15 सितंबर तक भर सकते हैं क्या? वो हमने अभी क्लैरिफाई कर दिया लक्ष्मण जी, वो 15 सितंबर तक भर सकते हैं। सीनियर सिटीजन है, बिजनेस प्रोफेशन की इनकम नहीं है। अभी जैसे आगे दीपक कार्निक का जो सवाल था, वही जवाब राजकुमार जी आपके लिए भी है। आपका और नेक्स्ट क्वेश्चन हो तो बताइए। और ये जो कैपिटल गेन अकाउंट खोलना होता है 54F के अंदर, वो उसकी डेट भी जी। एक्सटेंड हो जाएगी कि नहीं? बिल्कुल, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट खड़ा किया है। हालांकि वो जो सर्कुलर है उसमें ये 54F के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया। उसमें तो इतना ही कहा गया है कि द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग योर ITR इज एक्सटेंडेड टू 15 सितंबर। पर अब 54F में क्या कहा गया है कि आपको जो कैपिटल गेन का अकाउंट खोलना है उसके लिए कब तक खोल सकते हैं, तो अंटिल द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। तो अगर ड्यू डेट का एक्सटेंशन हुआ तो लॉजिकली 54F के तहत कैपिटल गेन अकाउंट खोलने के लिए भी आपको ऑटोमेटिक 15 सितंबर तक का टाइम मिल जाता है। ये आपके लिए एक बड़ा कंफर्ट होगा। बढ़िया। इन्वेस्टमेंट भी 15 सितंबर तक कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, खोल के इन्वेस्टमेंट आप 15 सितंबर तक करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये भी अच्छा क्लैरिफिकेशन आपने दे दिया। ये नोटिफिकेशन में नहीं है, लेकिन राजकुमार जी के बहाने जो है ये दर्शकों को सफाई आ गई है। राजकुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि अगर आपने नई टैक्स रिजिम को चुन लिया है और रेंटल इनकम हो रहा है, तो क्या रेंटल इनकम में नई टैक्स रिजिम के जरिए कुछ छूट मिलेगी क्या? बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों को जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब। मुकेश पटेल जी, लोगों के सवाल ने, इससे पहले एक सवाल और, कि जब रिटर्न फाइल करने की बात आती है तो लोग बड़ा टैक्स कैलकुलेट करने लग जाते हैं, कहाँ पे फायदा होगा, कहाँ पे नुकसान होगा, और फिर वहाँ पे न्यू टैक्स रिजिम, ओल्ड टैक्स रिजिम का झंझट एक बार फिर से आ जाता है। अब मुझे कई लोग पूछना ये चाहते हैं कि मान लिया जाए किसी ने नई टैक्स रिजिम को चुन लिया है, अब उसको रेंटल इनकम हो रहा है, मकान से हो रहा है, कमर्शियल प्रॉपर्टी से हो रहा है, तो नई टैक्स रिजिम के बारे में तो एक धारणा है कि भाई यहाँ पे जितनी कमाओगे सब पे टैक्स लगेगा, कोई छूट वूट आपको नहीं मिलने वाली है। तो रेंटल इनकम भी उसी के तहत आ जाएगी, उसमें भी कोई छूट वूट नहीं मिलेगी, या कुछ है रास्ता है छूट पाने का? लक्ष्मण जी, आपने जैसे कहा, आज ये बहुत ही अहम और बढ़िया सवाल आपने खड़ा किया है। हालांकि जैसे आपने बताया, ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि नए रेजीम को चुना तो हमें कोई टैक्स के डिडक्शंस और एग्जम्पशंस वगैरह का फायदा नहीं मिलेगा। अब हाउस प्रॉपर्टी इनकम की ही बात करें तो दो टाइप की है उसमें इनकम। एक है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, जिसमें आपको 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का डिडक्शन मिलता है। वो तो हम सब जानते हैं कि अगर आपने नए रेजीम की चुनौती की, इफ यू हैव सिलेक्टेड दैट, तो यू विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ दैट 2 lakhs। ठीक है। पर खुश खबर यह है कि अगर आपने अपना इनकम का प्लानिंग रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ रेंट किया, तो जो पुरानी स्कीम में आपको फायदे मिलते थे वो नई रेजीम में भी बरकरार रखे गए हैं। अरे वाह, आप कहेंगे कैसे? तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊं। जैसे कि किसी ने 1 करोड़ रुपए की लोन ली, उसका पैसा उसने एक मकान में निवेश किया, और वो निवेश करने से उसको जो रेंटल इनकम है, मान लीजिए मंथली 1 लाख रुपीस के हिसाब से सालाना 12 लाख की रेंटल इनकम है।
अब उसने वो 1 करोड़ का जो उसका लोन है उस पर वो 10% का इंटरेस्ट भरता है, 10 लाख रुपया। तो 1 करोड़ में से वो 10 लाख का इंटरेस्ट जो है हाउसिंग लोन का वो रेंटल इनकम पर मिलता है, पर्सनल अपनी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में नहीं मिलता है नए रेजिम में। इसमें नए रेजिम में मिलेगा। तो 12 लाख में से सीधे 10 लाख कम हो गए। एक दूसरा भी जो डिडक्शन आपको मिल सकता है वो ये है कि आपकी जो ग्रॉस रेंटल इनकम है उसका 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो आपका 12 लाख का रेंट है, उसका 30% हो गया 3,60,000। तो आपको 10 लाख तो ब्याज के बाद मिले, 3,60,000 आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया। तो 12 लाख की इनकम के सामने 13,60,000 के आपको डिडक्शंस मिलेंगे। इफेक्टिवली जीरो टैक्स ही नहीं होगा, वो जो 1,60,000 की डेफिसिट है ना लक्ष्मण जी, वो भी आप अपनी अदर इनकम के सामने सेट ऑफ करके टैक्स का फायदा ले पाएंगे। आपको ध्यान इतना ही रखना है कि ज्यादा से ज्यादा डेफिसिट जो आप उसी साल की इनकम के सामने सेट ऑफ कर सकते, उसकी सीमा 2 लाख की है। अगर 2 लाख से ज्यादा डेफिसिट है तो यू हैव टू कैरी फॉरवर्ड। बट द गुड न्यूज इज रेंटल इनकम पर जीरो टैक्स से लेके ज्यादा से ज्यादा, मान लीजिए आपने कोई इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन नहीं भी लिया है पर स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिलेगा ही। तो रेंट में से आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% मिलने से आप केवल 70 रुपये, 100 में से 70 पर टैक्स भरते हैं। तो इफेक्टिव आपका रेट हो गया 21%। तो आप जीरो से लेके ज्यादा से ज्यादा 21% के टैक्स का प्लानिंग ये रेंटल इनकम से कर सकते हैं। लक्ष्मण जी, ये ख्याल में रखने वाली बात। ये एक चीज और, रेंटल इनकम पे कई बार जो प्रॉपर्टी रेंट वाली होती, कई सारे खर्चे और भी एक्स्ट्रा हो रहे होते हैं, तो उनको भी शामिल कर सकते हैं उसमें? नहीं, स्टैंडर्ड डिडक्शन में सब खर्चे आ जाते हैं, और आपने कोई खर्चा नहीं भी किया तो भी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। और एक ये दोनों के अलावा एक और आपको डिडक्शन मिल सकता है, वो ये है अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी का टैक्स है, जो म्युनिसिपल टैक्स आमतौर से तो जो टेनेंट होता है वो भरता है, पर मान लीजिए लैंडलॉर्ड की हैसियत से आपको भरने की जिम्मेवारी है, तो वो जो म्युनिसिपल टैक्स की अमाउंट आप पे करते हैं वो भी आपको डिडक्शन में मिलेगी। और मैंने जैसे आपको बताया, सबसे बढ़िया बात क्या है, 2 लाख तक की डेफिसिट आप अदर इनकम के सामने सेट ऑफ करें तो जीरो टैक्स के साथ 60,000 का टैक्स का एक्स्ट्रा सेविंग भी आप कर सकते हैं। चलिए, ये बहुत ही बेहतरीन तरीका आपने बताया। तो नए टैक्स रेजिम को बदनाम लोग बहुत कर रहे हैं कि टैक्स छूट नहीं मिलती, लेकिन उस बदनाम होते रेजिम में भी बहुत सारी चीज़ें भी, खूबियां हैं जो मुकेश पटेल साहब ने बताया आपको। फटाफट एक छोटा सवाल ले लेते हैं। यमुनानगर से, हरियाणा से राजेंद्र शर्मा जी हैं। शर्मा साहब नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण जी, और नमस्कार पटेल सर। मैं लकोटिया साहब के टाइम से आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ और बहुत ही सुखदायी प्रोग्राम है ये। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हाँ, मेरा क्वेश्चन बोलूं सर मैं? हाँ बिल्कुल, बताइए। हाँ जी, बोलिए। आई हैव परचेज, हिंदी में बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं यूलिप की ना सिंगल प्रीमियम LIC पॉलिसी दी थी अगस्त 2018 में। ठीक है जी। जिसकी मैच्योरिटी मुझे जून 24 में मिली। जी। TDS अमाउंट ऑन मैच्योरिटी डिटेक्टेड फ्रॉम माय मैच्योरिटी प्रोसीड। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मैं अपना ITR इस साल जब भरूंगा तो क्या मैं सेक्शन 112 के अंतर्गत ये रिबेट ले सकता हूँ इंडेक्सेशन की? जी, मैं समझ गया आपका सवाल, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपने जो डेट बताई वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो बदलाव आया टैक्स के वो सेक्शन 112 के टैक्स के रेट में और टैक्स की प्रोसेस में, वो 23 जुलाई 2024 की कट ऑफ डेट, जो जिस दिन बजट पेश हुआ, तो 23 जुलाई के पहले जो भी ट्रांसफर्स हुई थी वो सेक्शन
एक तो आपने बिल्कुल सही समझा है कि आपका जो ये सिंगल प्रीमियम पॉलिसी का जो मैच्योरिटी अमाउंट है, आपने जो प्रीमियम में निवेश किया उसको छोड़ के जो आपको गेन होता है वो कैपिटल गेन लगेगा, सेक्शन 112 में टैक्स होगा। और क्योंकि ये 23 जुलाई के पहले है, आपको इंडेक्सेशन का भी फायदा मिलेगा। 23 जुलाई के बाद आपको ध्यान है कि एक्सेप्ट फॉर हाउस प्रॉपर्टी इंडेक्सेशन का फायदे का ऑप्शन लेने का आपको चांस नहीं है। बिल्कुल, तो आपका सीधा जवाब ये है, आप अपना ITR भरें 112 में, इंडेक्सेशन का लाभ लेते हुए उसका टैक्स का जो रेट है अपना 20% विद इंडेक्सेशन, उसके हिसाब से टैक्स की गिनती करिए। चलिए, तो ये बिल्कुल क्लियर कट जवाब है। और राजेंद्र जी, उम्मीद करता हूं कि आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। मुकेश पटेल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का बहुत ही आसान भाषा में बखूबी से जवाब देने के लिए। तो टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। और आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ सवाल हो या GST जुड़ा हुआ सवाल हो, आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि ऐसे ही सीधे टैक्स एक्सपर्ट्स आपको रूबरू करा सकूं, आपके हर उलझन को दूर कर सकूं। तो टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।